हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर में। दोस्तों, हम लोग अभी तक लगभग 6 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको फिर कभी भी बेसिक्स के लिए किसी भी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का इससे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कर चुके हैं। उसमें भी हम लोगों ने जो फार्मूले थे, हमने जितने भी अभी तक करवाए हैं, जितने भी चैप्टर, उनमें जहाँ पर फार्मूला की आवश्यकता है वहीं पर हमने फार्मूला यूज किया है। अदरवाइज़ हम लोगों ने फार्मूला कहीं पे भी यूज नहीं किया है। यही हमारे वीडियोज़ की सबसे बड़ी खासियत है कि हम फार्मूलाज कम से कम यूज़ करते हैं और जहाँ पे ज़रूरी होता है वहीं पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग सब बेसिक कॉन्सेप्ट से जाते हैं और फार्मूले से जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि हम केवल आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही ये वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज़ भी शुरू करेंगे, जिसमें हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप हमसे ग्रैब कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस आप किसी बुक से कर लीजिए। बाकी जब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग इसमें जो मेन हेडिंग्स या मतलब फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे और कैसे इसमें हम लोग चीज़ों को यूज करेंगे और कुछ फैक्चुअल बातें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फार्मूला तो आप सभी को पता होगा, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि इसमें जो CI का फार्मूला होता है वो अमाउंट इक्वल्स P 1 + R बटे 100 इंटू N होता है। ठीक है, ये तो होता है। और यहाँ पर जो P + I होता है वो अमाउंट के बराबर होता है। I बराबर इंटरेस्ट, P बराबर प्रिंसिपल, A बराबर अमाउंट। ये फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस फार्मूले से हम भी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम लोग CDS के लिए पेपर दे रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पेपर दे रहे हैं, तो इस फार्मूले से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं, ये मेथड 1 है। हम इसका कम से कम यूज़ करेंगे और वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पर हम फंस जाएंगे, जहाँ पर हमारे पास जितने भी मेथड हम बताएंगे उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी कि जो CI होता है वो हर वर्ष बढ़ता है, वहीं पे जो हमने बताया था SI वो हर साल सेम रहता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो CI होता है वो अमाउंट के ऊपर लगता है। ठीक है, और जो SI होता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगता है। जो CI होता है वो हर वर्ष अपने पिछले वर्ष से R% अधिक होता है। ठीक है, जैसे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर मेथड आपको सेकंड बताते हैं उससे रिलेटेड कि दूसरा मेथड हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, हम ले लेते हैं कि हमारे पास P है 1000 रुपये, R है 10% और T है 3 ईयर। ठीक है, अब हमको यहाँ पर CI फाइंड करना है, तो जो दूसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है स्लैब मेथड। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे 1000। ठीक है, 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/10। हमने जो परसेंटेज वीडियो पढ़ाया था उसमें सभी जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सारे बताए थे, तो उनको आप लर्न कर लीजिए। नहीं तो आप फ्रैक्शन में चेंज करना जानते ही हैं कैसे किया जाता है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। वैसे लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब पहले साल देखिए कि हमने जो समय लिया है वह 3 साल लिया है। तो सबसे पहले जो 1000 है इस पर जो ब्याज लगेगा यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वह 1/10 लगेगा इसका पहले साल में, ठीक है। तो 1/10 100 रुपये होता है, यानी कि 1000 रुपये के ऊपर पहले साल 100 रुपये लगेगा। अब हम दूसरे साल पे आते हैं, तो दूसरे साल भी इस पर तो रुपये लगेगा ही ब्याज, यानी कि 1/10 इसका तो लगेगा ही लगेगा। अब इस पर तो लग गया, लेकिन अब ये 100 रुपये है इसके ऊपर भी तो लगेगा। हमने बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगने का मतलब यही होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगने का, कि जो हम प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर भी अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि जो CI होता है उसमें अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि 1000 + 100 को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो पहले साल 100 लगा, दूसरे साल 1000 के ऊपर 100 रुपये लगेगा। अब 100 रुपये के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 1/10 हो जाएगा 10 रुपये। अब तीसरे साल देखते हैं, तो तीसरे साल 1000 के ऊपर ब्याज लगेगा तो 100 रुपये हुआ। अब 1000 रुपये के ऊपर ब्याज लग गया, अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। जो ये अमाउंट है इसके ऊपर ब्याज लगेगा, तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा 10 रुपये। अब इसके ऊपर लग गया तो ये बचा ना, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसका 1/10 करेंगे तो 1 रुपये ब्याज लगेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्लैब मेथड। इसमें स्लैब मेथड में क्या होती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस कैलकुलेशन से ही हम बच जाते हैं। तो अब CI जोड़ लीजिए, CI कितना हो गया, 100, 200, 300, 320 और 21, यानी कि टोटल जो CI हो गया वह 321 हो गया, ठीक है। इसी को स्लैब मेथड कहते हैं। स्लैब मेथड में आप याद रख सकते हैं फॉर 2 ईयर 2,1 for 3 year 3, 3, 1, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि हमने इसके ऊपर ब्याज नहीं लगाया था, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपये और बढ़ जाएगा, 3 से 31 रुपये हो जाएगा। 2 ईयर में क्या होता है, 2 बार हम लोग जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा उस पर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और एक बार ब्याज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 3 बार ब्याज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और एक बार हम लोग जो होगा वो ब्याज के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को बोलते हैं स्लैब मेथड, ठीक है। अब हम लोग तीसरा मेथड यूज़ करेंगे और तीसरा मेथड ही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, लगभग हम सभी उसमें तीसरा मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि तीसरा मेथड सबसे सरल होता है और सबसे आसान होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में फिर से हम लोग लेट कर लेते हैं समझाने के लिए कि P 1000 रुपये है, R 10% है और समय 2 ईयर है। तो अमाउंट और CI दोनों निकालो, ठीक है। इस मेथड की सबसे बड़ी बात आपको केवल एक चीज़ रखनी पड़ेगी कि आप क्यूब याद कर लीजिए, एटलीस्ट
30 तक, और स्क्वायर भी याद कर लीजिए 30 तक। अगर ये चीज़ आपने कर ली तो रेशियो मेथड में आप कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। अब पी का देखिए, रेशियो मेथड में क्या होता है, सीधे जो रेट होती है इसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। रेट को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/10 लिख सकते हैं ना, यानी कि 10 रुपये के ऊपर एक ब्याज लग रहा है। तो जब रेशियो मेथड में ये 2 साल के लिए है, ठीक है, 2 साल के लिए है ना, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 से 11 कर लेंगे। 10 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो है और जो 11 है ये अमाउंट है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, ठीक है। तो ये जो आई वैल्यू रेशियो में ये प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होगी, और ये हमारी जो अमाउंट है उसके बराबर। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है भाई 1000 रुपये दिया गया था ना, तो जो 1000 है वह 100 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, 121 निकालना है। तो इससे अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 1210। वहीं पर अगर हमें CI निकालना है तो CI क्या होता है, PA माइनस P होता है, यानी कि यहाँ से डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना हो गया, 21 हो गया। यानी कि अगर CI हमें निकालना है तो 21 रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी। हमें पता है कि 1000 100 रेशियो की वैल्यू है, तो 21 के लिए क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी कि देखिए रेशियो मेथड में कितना सरल है कि हम लोगों ने केवल और केवल थोड़ा सा रेट से ही हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, वरना आप अगर जो 2 मेथड ऊपर थे उनसे कोशिश करेंगे तो फंस सकते हैं आप, ठीक है। तो रेशियो मेथड सबसे बढ़िया होता है, इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आगे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें रेशियो मेथड ही यूज़ करेंगे, तो आप रेशियो मेथड समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो टाइप है हमारा, ये टाइप 1, इनको हम सिंपल क्वेश्चन कहेंगे। ये केवल और केवल समझाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P हमारे पास 8640 है, T 3 साल है, रेट हमारे पास 16 सही 2/3% है, A हमें निकालना है और CI निकालना है। 16 सही 2/3 यानी 16 राइट 2/3%, ये 1/6 के बराबर होता है फ्रैक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि 6 से 7 अमाउंट हो गया, ठीक है। 6 प्रिंसिपल अमाउंट है, 7 अमाउंट है, यानी कि 6 रुपये के ऊपर एक ब्याज लग रहा है, तो 6 से 7। अब जितना समय हो उतनी बार उसको लिख लीजिए। जैसे 3 है यहाँ पे 3 ईयर, तो 3 बार इसको लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, इसी प्रकार यहाँ पर 3 बार लिखिए। बस इसीलिए हमने कहा था कि आपको क्यूब याद होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब याद होंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो 6 6 जा 36, 6 और 36 6 जा 216, यानी कि 6 का क्यूब 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट 8640 दिया गया है, तो हमारे पास अमाउंट निकल आएगा 8640/216 इंटू 343। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट है वो 3720 आ जाएगा। वहीं पर अगर हमें CI निकालना हो तो CI के लिए क्या करेंगे, 8640 216, और CI क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, और जो प्रिंसिपल होता है और अमाउंट होता है उसका अंतर होता है। तो 343 से 216 माइनस कीजिए तो हमारे पास 127 आएगा, और ये रेशियो में CI की वैल्यू हो गई। यानी कि हमें 127 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। 127 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो CI है वह 508 आ जाएगा।
ठीक है। तो रेशियो मेथड में फ़ायदा यही होता है कि हम ईजिली क्वेश्चंस को कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर एक पर्सन है, वो अपने 16,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है CI पर एट द रेट ऑफ 15%। व्हाट विल बी द रीजनेबल प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर। रीजनेबल प्रॉफिट 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो ये हमें बताना है, यानी कि प्रॉफिट हमें बताना है 3 साल बाद। तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया बस 16,000 रुपये हो गया। CI 15% लग रहा है, तो जो 15% है इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.20 हो जाएगी। यानी कि 20 रुपीज़ के ऊपर 3 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है। हमें 3 ईयर के लिए निकालना है, तो 3 बार इसको लिखिए। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 8,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12,167। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्यूब की वैल्यू याद नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बस यहीं पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्यूब, स्क्वायर और मल्टीप्लाई 30 तक आपको आनी ही चाहिए। 30 के बाद नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 तक आनी चाहिए। 30 के बाद अगर पूछा जाता है तो कई मेथड्स होते हैं, उन मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन 30 तक तो आपको रटा होना चाहिए। अब 16,000 की जो वैल्यू है वह 8,000 हो जाएगी रेशियो में। हमें क्या निकालना है, हमें रीजनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का मतलब इन दोनों का अंतर 4167 हो जाएगा। यानी कि 4167 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 8,000 वन जा 8,000, 8,000 टू जा 16,000। अब 4167 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो ये आ जाएगा 8324। ठीक है। तो हमारे पास 8324 आंसर आ गया CI का। इसमें क्या होता है, रेशियो मेथड के फ़ायदे आप फिर से जान लीजिए कि रेशियो मेथड में आप फंसने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो हम बहुत ही मिनिमम करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कैलकुलेशन कितनी की, आपको अगर क्यूब आता होगा तो आपको यहाँ पर केवल डायरेक्ट लिखना है, फिर आपको यहाँ से CI निकालना था। तो CI के लिए यहाँ पे हमने रेशियो में माइनस किया, माइनस इतना आ गया। अब जो वैल्यू थी उसको हमने रखा, इंटू 4167 किया, ईजिली निकाल लिया। वहीं पर अगर आप जो फार्मूला है फार्मूला से करते तो आपको सबसे पहले अमाउंट निकालना होता, फिर प्रिंसिपल से माइनस करना होता, तब जाकर आपके पास CI आता और वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार रेशियो मेथड का ही यूज़ कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि ए सम ऑफ मनी वाज लेंट एट द रेट ऑफ 5% CI फॉर 2 ईयर इफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन एंड इज 13230। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें प्रिंसिपल हमें पता था, लेकिन अब हमें अमाउंट पता है, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उससे हम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। अमाउंट निकाल सकते हैं, रेट, चलिए वो बात बताएंगे आपको। अमाउंट निकाल सकते हैं, इसमें प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, इवन हम CI निकाल सकते हैं। और अगर आगे हम बात करेंगे कि हमें इससे हम टाइम भी निकाल सकते हैं और इवन रेट भी निकाल सकते हैं, वो हम सभी मेथड्स आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक आप 3 चीज़ें सीख जाएंगे कि रेशियो मेथड से हम कैसे अमाउंट निकालते हैं, कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं और कैसे CI निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट दिया गया है 13230, रेट 5% है। 5% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/20। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 के ऊपर 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है, 20 to 21, 20 to 21। हमें 2 ईयर के लिए निकालना है, तो ये 400 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा।
जो हमें वैल्यू दी गई है 13230 ये अमाउंट है, यानी कि 441 की वैल्यू है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी कि 400 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम देखें 441 से इसे हम डिवाइड करना चाहें तो 1323 3 टाइम चला जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। 30 इंटू 400 करेंगे तो हमारे पास 12,000 आ जाएगा और 12,000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए अगला मूव करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है रेशियो मेथड, ठीक है। बार बार हम कह रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए। अभी जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे उनको प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप कोई भी एक बढ़िया सी बुक उठाकर उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट विच शुड बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 11 राइट 1/9% CI फॉर 3 years एंड फाइनली गेट अ टोटल ऑफ ₹5,000। देखिए, इसमें अमाउंट फाइंड करना है, रेट हमें दिया गया है, टाइम दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है और हमें अमाउंट दिया गया है। फिर से हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। 11 राइट 1/9% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/9 होती है, यानी कि 9 रुपीज़ के ऊपर 1 रुपी का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 9 से 10 हो रहा है। 9 से 10 3 ईयर के लिए हमें करना है, यानी 3 टाइम्स लिखना है। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। हमें 1000 की वैल्यू 5,000 दी गई है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, यानी कि 729 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेवन टू नाइन इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 3645 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम विच एट द रेट ऑफ 12% जनरेट CI ऑफ ₹945 इन 2 years। इसमें कह रहा है कि हमें सम फाइंड करना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, जिसमें 12% रेट पर CI कितना हो जाए, 954 हो जाए इन 2 years, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने, हमें क्या दिया गया था, सबसे पहले प्रिंसिपल दिया गया था, फिर हमें अमाउंट दिया गया था पहला टाइप में। चलिए टाइप वाइज देख लेते हैं। तो पहला टाइप हो गया जिसमें हमें प्रिंसिपल दिया गया था, टाइप 2 हो गया जिसमें हमें अमाउंट दिया गया था। अब टाइप 3 हो जाएगा जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रिंसिपल या हमें अमाउंट निकालना होगा, ठीक है। फिर से हमें रेट ही चाहिए, रेट 12% है। 12% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना चाहें तो इसको 3/25 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 ईयर के लिए करना है। 25 रुपीज़ के ऊपर 3 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 25 इंटू 28 2 साल के लिए, यानी कि 2 टाइम्स करेंगे। 25 इंटू 25 625, 28 इंटू 28 784। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले इनका अंतर निकालिए। जो इसका अंतर है वो 159 है, जो हमें वैल्यू दी गई है 954, ये वैल्यू है 159 की, क्योंकि CI है इसलिए 195 की वैल्यू हो जाएगी ये। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी कि 625 निकालना है। 159 से जो हमारा 954 है ये 6 टाइम चला जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वह 3750 आ जाएगा, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं। What will be the
amount which if invested for 3 years at the rate of 16 right to upon 3% CI will increases by 3810। इसमें कह रहा है कि वह धनराशि कितनी होगी जिसे 16 राइट टू अपॉन 3% CI पर इन्वेस्ट किया जाए 3 वर्ष के लिए। तो जो अमाउंट है यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वह कितना मिल जाए हमें, 3810 इतना हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो देखिए फिर से हमें क्या करना है, रेट से मतलब है, सबसे पहले रेट को उठाइए। 16 राइट टू अपॉन 3 को अगर हम चेंज करना चाहें तो 16 राइट टू अपॉन 3 1/6 के बराबर होता है। 3 ईयर के लिए करना है तो 3 ईयर के लिए 676767 मल्टीप्लाई 216343 डिफरेंस 127। जो हमें 3810 वैल्यू दी गई है यह 127 की वैल्यू दी गई है इनटू हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, यानी कि 343 की वैल्यू। फाइंड द अमाउंट विच इफ इन्वेस्टेड, यहाँ पे वैल्यू जो निकालनी है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल कर लीजिए। 216 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 127 ये हमारे पास 3 टाइम्स चला जाएगा तो 30 इंटू 216 करेंगे तो हमें 6480 प्राप्त होगा। तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये देखिए अब हम लोग 3 चीज़ें कर चुके थे। पहला, हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना सीख चुके हैं। दूसरा, हम अमाउंट फाइंड करना सीख चुके हैं। तीसरा, हम लोग CI फाइंड करना भी सीख चुके हैं। अब चौथा हम लोग सीखेंगे कि जब हमें रेट फाइंड कैसे करें, ठीक है। चौथा टाइप ये हमारा 4th टाइप हो जाएगा कि रेट फाइंड कैसे करें। तो रेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए रेट फाइंड करने के लिए। एक तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एक हमें अमाउंट पता होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास दी गई है और अमाउंट भी हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 5000 है। अमाउंट हमारे पास 5000 में 832 जोड़ेंगे तो 5832 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास बस हमें क्या करना है, इसको तब तक काटते जाना है जब तक हमें स्क्वायर ना मिल जाए, ठीक है। 2 ईयर है तो हमें स्क्वायर चाहिए होगा, इसको तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक हमें स्क्वायर ना मिल जाए। तो इसे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से नहीं 2 से डिवाइड करते हैं या 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1458, फिर देन इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 625 यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर 729 मिल जाएगा। अब आपको अगर स्क्वायर याद होंगे तुरंत दिखाई पड़ जाएगा कि 625 25 का स्क्वायर होता है और 729 27 का। अब आपको क्या करना है, रेट निकालना है। तो रेट क्या होता है कि इंटरेस्ट कितना है, 25 से 27 हो रहा है। 25 से 27 होने का मतलब 2 रुपये का हमें इंटरेस्ट लग रहा है किसके ऊपर, 25 रुपये के ऊपर। बस ये हमारा रेट आ गया। इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100 कर देना है, यानी कि 8% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रेट कैसे फाइंड करना है, रेट फाइंड करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट की और एक प्रिंसिपल की, एक अमाउंट की। 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जो टाइम दिया गया होगा उसके अनुसार जाना है। 3 साल के लिए कहा जाए तो आपको क्यूब ढूंढना है, अगर आपको स्क्वायर कहा जाए तो स्क्वायर ढूंढना है।
स्क्वायर और क्यूब ही आते हैं, इससे आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इससे ज़्यादा अगर वो देंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, और वो कैलकुलेशन हार्ड नहीं देते हैं, बस आपका दिमाग लगवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे भी रेट फाइंड करनी है, तो इजली हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, इसको हमें क्यूब में तोड़ना है, 3 ईयर है इसलिए इसको तब तक डिवाइड कीजिए जब तक आपको क्यूब ना मिल जाए। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फोर से, तो 450, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 450, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 412। अब इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 225, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 256। अब आपको पता है कि जो 225 होता है, यहाँ पर 2 ईयर कर लीजिए, ईयर गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है, 225 ये 15 का स्क्वायर होता है, और 256 ये 16 का स्क्वायर होता है। अब हमें निकालना है CI, तो CI कितना हो रहा है, 1 रुपये, यानी कि डिफरेंस, इनका डिफरेंस 1 है, और किसके ऊपर लग रहा है, हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगता है, यानी 15 के ऊपर लग रहा है, तो 15। तो हमारा जो रेट हो जाएगा 1/15 इंटू 100, यानी कि 20/3%। ओके, तो आप लोग रेट फाइंड करना भी सीख गए होंगे। ध्यान रखिएगा, इतने सरल क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, हमें भी पता है, लेकिन हम लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन आगे क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, क्योंकि क्या पता कि CDS जो सिंपल कॉन्सेप्ट है और थोड़े से जो हार्ड कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिला के देते हैं। ठीक है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते कि केवल वो सिंपल देगा या सिंपल नहीं देगा, वो सिंपल भी दे सकता है, हार्ड भी दे सकता है, या मिक्स करके भी दे सकता है। तो पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि आप सिंपल नहीं समझेंगे तो हार्ड कैसे करेंगे, जब कॉन्सेप्ट ही आपके मजबूत नहीं होगा तो हार्ड कैसे करेंगे। इसलिए आप कभी भी कमेंट में मत कहिएगा कि आप सिंपल कराते हैं, हार्ड नहीं कराते। हम हार्ड और सिंपल दोनों कराएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर लैंडिंग 3, 4, 5, 6 at the rate of 16 right 2/3%, the total money received at the end will be 5488। यहाँ पर लैंड किया जा रहा है 3, 4, 5, 6, और जो प्राप्त हो रहा है वह 5488 प्राप्त हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी ईयर्स, अब टाइम पूछ रहा है। ठीक है, अगला टाइप आ जाएगा, अगला टाइप है 5। चौथे टाइप में हम लोगों ने पूछा था रेट कैसे फाइंड करना है, अब सीखेंगे कि टाइम कैसे फाइंड करना है। टाइम के लिए भी हमें क्या चाहिए है, प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे रेट की आवश्यकता पड़ेगी। रेट क्या है, 16 राइट 2/3 है, तो हमें क्या कर लेना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। फ्रैक्शन इसका हो जाएगा 1/6, यानी कि हमें क्या करना है, 6 और 7 के स्क्वायर या क्यूब ढूंढने हैं। ठीक है, यानी कि 6 और 7 की पावर हमें ढूंढनी है, तो हमें टाइम पता चल जाएगा। तो 3, 4, 5, 6 ये अमाउंट है हमारे पास 4588। इसे जब तक काटते जाइए जब तक आपको 6 और 7 में 7 की पावर्स ना मिल जाए। ठीक है, तो इसे काटिए, तो इसे काटेंगे जब, तो 2 से नहीं 4 से काटेंगे, तो 864, इसको काटिए 1372, इसे फिर से काटिए
4 से, तो 216 मिलेगा। यहाँ पर हमें 343 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो 216 हमारे पास 6 का क्यूब होता है और 343 7 का क्यूब होता है। यानी कि जो क्यूब है यही हमारे पास टाइम है, ठीक है। यानी कि जो टाइम लग रहा है वह 3 ईयर लग रहा है। तो आपको समझ में आया कि टाइम कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो रेट होगा उसका सहारा लेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल और अमाउंट से केवल फाइंड करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा कि हम क्यूब निकालें कि क्या निकालें, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो जब हमें रेट है, रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। जब फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया इसको, तो हमारे पास 6 और 7 आया। यानी कि हमें 6 और 7 की पावर्स ढूंढनी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, व्हाट विल बी द इफेक्टिव एनुअल रेट इफ़ द कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है, अभी तक हम लोग एनुअली पढ़ रहे थे, अब हाफ ईयरली पढ़ेंगे। ये टाइप हमारा 6 शुरू हो जाएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10 दी गई है। हमें इफ़ेक्टिव एनुअल रेट निकालना है। इफ़ेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है कि अर्धवार्षिक में जो पूरे साल हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा उसको हम इफ़ेक्टिव एनुअल रेट कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हाफ ईयरली में जो रेट होता है वो आधा कर देते हैं और ईयर को भी आधा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या, इसी क्वेश्चन को देखिए, 10% है तो जो हमारे पास रेट हो जाएगा वह 5% हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हाफ ईयरली लेना है। तो रेट आधा लगेगा। समय है, समय 1 साल में अगर हाफ ईयरली करें तो 2 हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएंगे। यानी कि 1 साल में 2 साल हमारे बन जाएंगे, 2 हाफ ईयर बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें एनुअल इफ़ेक्टिव रेट निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव रेट सबसे पहला हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि एनुअल इफ़ेक्टिव रेट आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जो एनुअल इफ़ेक्टिव रेट निकालना है वो क्या करिए, जो आपके पास एनुअल रेट है उसको लिखिए, पॉइंट लगा दीजिए, और जो आपके पास हाफ ईयरली रेट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके आगे लिख दीजिए 5 5 जा 25, 10.25। या आप दूसरा मेथड इसको यूज़ कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ के ऊपर 5% का क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये 105/100 इंटू 2 साल के लिए है तो 105/100। ये फार्मूला हो गया ना, P जो अमाउंट इक्वल्स क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n होता है। उस फार्मूले से ये आता है, ठीक है। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास जो रेट आ जाएगा एनुअल इफ़ेक्टिव रेट वह 10.25 आ जाएगा, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 105 इंटू 105 करेंगे तो हमारे पास 1025 आएगा। जब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से सेम इफेक्टिव रेट आएगा। A person borrows some money from his friend at the rate of 8%। एक पर्सन है वो अपने मित्र से कुछ रुपए उधार ले रहा है 8% पर, और उसी रेट पर वह अपने मित्र को वह पूरा का पूरा पैसा
ब्याज पे दे रहा है, लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है, हाफ ईयरली पे दे रहा है। अपने मित्र से उसने ईयरली पे लिया है और जो दूसरा मित्र है उसको जिसको दे रहा है उसको हाफ ईयरली पे दे रहा है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट हैज़ मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹640। देन व्हाट इज़ द इनिशियल अमाउंट। हमसे आरंभिक राशि यानी कि जो इनिशियल अमाउंट है, शुरुआत का प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको पूछा गया है। देखिए प्रति वर्ष उसे देना कितना है, 8%। उसे जो अर्धवार्षिक है यानी कि हाफ ईयरली जो उसने रेट पे दिया है, यानी कि उसे रेट जो उसने दिया है वो 4% पे दिया है। अगर हम इसका इफेक्टिव रेट निकालें यानी कि एनुअली इफेक्टिव रेट निकालें तो ये हो जाएगा 8.4 का स्क्वायर कीजिए 16, यानी कि ये इफेक्टिव रेट हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसने दिया था 8, इसने अपने मित्र से लिया 8% पर, बीच में ये बैठा हुआ है और इसने उठाकर अपने मित्र को दे दिया एनुअली इफेक्टिव रेट 8.16 पे। तो इसे जो बीच वाला मित्र है इसको बैठे बैठे कितने का फ़ायदा हो रहा है, 0.16 का फ़ायदा हो रहा है। और 0.16 किसके बराबर है, 640 के बराबर है, क्योंकि उसे टोटल प्रॉफिट कितना बना रहा है, 640। तो 640 उसका 0.16 के बराबर है। हमें जो वैल्यू है वह 100.00 16 1 जा 4 जा, तो जो हमारे पास राशि आ जाएगी वह 4 लाख रुपीज़ आ जाएगी। तो उसने जो इंटरेस्ट लिया था वह 4 लाख रुपीज़ का लिया था। अगला क्वेश्चन है कि एक सम है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 रुपये का, वह 4 साल में एक अमाउंट है वह 4 साल में 3000 रुपये हो जा रहा है, 8 साल में वह 4500 रुपये हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था उसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास अगला टाइप आ जाएगा, टाइप 7। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला क्या होता है इसके लिए, P इक्वल्स A² अपॉन B। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला तभी लगेगा जब जो ईयर हो वह दुगना हो। जैसे यहाँ पे 4 साल है, यहाँ पे 8 साल हो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो, यानी कि डबल होना चाहिए। जो समय 1 है, जो टाइम 1 है वो 2 इंटू टाइम 2 होना चाहिए। T1 से जो टाइम T2 है वो दुगना होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज़ ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। आप कहेंगे कि अगर कोई दूसरा समय दे दें तब हम क्या करेंगे, तो दूसरा समय वो बिल्कुल नहीं देंगे। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया है जो डबल में ना दिया गया हो। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चे को सवाल करवाना है, उसको देखना है कि उसे आता है कि नहीं आता है, उसे हमें कैलकुलेशन नहीं करवानी है। ठीक है, तो वो लोग कैलकुलेशन नहीं करवाते हैं बल्कि आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर वो दे देते हैं कि समय अलग अलग, तो आपको फिर बेसिक से ही जाना पड़ेगा और बेसिक में वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा
और उसको लगाते समय आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर बाई चांस कभी आ भी जाए तो हम यही कहेंगे कि फर्स्ट राउंड में उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। आप हमेशा उस क्वेश्चन को अगर करना ही चाहते हैं तो सेकंड राउंड में कीजिएगा, जब आप सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो कर चुके हों। ओके, तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें पी निकालना है। अमाउंट हमारे पास 3000 है। 3000 इंटू 3000 अपॉन बी, ये भी बी अमाउंट है यानी कि 4500 है। ठीक है, ये ए है जो हमारा पहला अमाउंट है और जो बी है यह दूसरा अमाउंट है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2000 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ ₹6100 into schemes at the rate of 10% SI followed and 10% CI respectively. If the profit received in the first scheme after 4 years is the same as the profit obtained after 2 years from the second scheme, find the amount invested in the first scheme. अगर आपने इस जो सामने दिया गया है इसकी लैंग्वेज को अगर समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप मिनटों में इस क्वेश्चन को कर देंगे। परंतु तभी आप कर पाएंगे जब आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई हो। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इससे लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, टोटल 6100 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 स्कीम्स में। एक पे SI पे कर रहा है, एक CI पे कर रहा है। SI भी 10% है, CI भी 10% है। और जो प्रॉफिट उसे रिसीव हो रहा है 4 ईयर में, वो दोनों जो पहली स्कीम में जो प्रॉफिट मिल रहा है 4 साल में, वो प्रॉफिट किसके बराबर है, दूसरी स्कीम के बराबर है, लेकिन वो 2 साल में उसे उतना मिल जा रहा है। तो हमें अमाउंट निकालना है कि पहली स्कीम में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था। ठीक है, तो स्कीम वाले क्वेश्चन में हम 2 चीज़ें याद करने के लिए कहेंगे। वो क्या कहेंगे कि देखिए आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि 10% CI 2 वर्षों के लिए 21% पर ईयर के बराबर होती है। यानी कि जितना CI 2 साल में 10% पे मिलेगा, उतना ही CI हमें 1 साल में 21% पे मिल जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए कह रहे हैं, इससे हमारी जो कैलकुलेशन है आसान हो जाएगी। अदरवाइज़ आप अभी मेथड बताएंगे कैसे आता है, उस मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपको याद रखना है कि 20% CI 2 ईयर के लिए 42% एनुअली के बराबर होती है। एनुअल के बराबर, एनुअल या ईयर कोई भी कह लीजिए, एनुअल या ईयर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 10% CI 2 साल के लिए, 21% 1 साल के लिए बराबर होती है, 20% CI 2 ईयर के लिए 42% के बराबर होती है। ठीक है, ये आता कैसे है, तो 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, 11 11 जा 121, तो 100 रुपये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट था और जो अमाउंट हो जा रहा है वो हमारा 121 हो जा रहा है। यानी कि ब्याज कितने का लगा, 21 का लगा, यानी कि 21 आ गया 1 साल के लिए। ओके, अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। तो इसकी में सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो SI 4 साल का है वह 2 साल के CI के बराबर है। ठीक है, यानी कि दोनों का प्रॉफिट बराबर है। अब देखिए कि पहली स्कीम में हम मान लेते हैं कि पहली स्कीम में उसने P1 इन्वेस्ट किया था।
और 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। 1 साल का CI कितना है, SI कितना है, 10% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 40%। यानी कि P1 का 40% P2 के, अभी भी हमने बताया था कि 2 साल के लिए 10% किसके बराबर होता है, 21% के बराबर होता है, तो 21% के बराबर है। तो इससे हमारे पास P1 और P2 का रेशियो जो आ जाएगा वह 21/40 आ जाएगा। अब टोटल जो अमाउंट हमारे पास 6100 है। अगर हम रेशियो के हिसाब से टोटल अमाउंट देखें तो हमारे पास 61 है। तो 100/61 इंटू हमें फर्स्ट स्कीम का निकालना है। तो फर्स्ट स्कीम रेशियो में कितने के बराबर है, 21 के, यानी कि 21 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास 2100 हो जाएगा। यानी कि उसने जो फर्स्ट स्कीम थी उसमें जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वह 2100 रुपीज़ का किया है। ओके, चलिए एक दो और देख लेते हैं। A person puts some money in one scheme at 10% CI for 2 years. एक पर्सन है वो कुछ रुपए 10% CI पर 2 साल के लिए लगाता है। अगर जो टोटल मनी उसे रिसीव हो रहा हो वह क्या करे, उसे दूसरी स्कीम में लगा दे, और इस बार वो लगा रहा है 10% SI पर। ठीक है, पहले उसने CI पर लगाया था, उससे जो अमाउंट उसे प्राप्त हुआ तो उसने उसको किस पे लगा दिया, SI पर लगा दिया। अब दोनों का जो प्रॉफिट उसे मिला उसका जो डिफरेंस है वह 9600 है। तो हमें बताना है कि उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था। तो सबसे पहले देखिए कि उसने, मान लेते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये था। अब उसने 2 साल के लिए 10% CI पर इन्वेस्ट किया। हमने अभी आपको याद कराया था कि 10% CI 2 साल के लिए 21% के बराबर होता है 1 साल के लिए। तो 100 का हम जब 21% निकालेंगे, नहीं 21, तो हमारे पास जो अमाउंट हो जाएगा वह 121 रुपीज़ हो जाएगा। 100 के ऊपर 21 मिल रहा है तो जो अमाउंट हमारे पास हो गया 121। अब वह 121 को फिर से क्या कर रहा है, आगे लगा दे रहा है 10% SI पर। ठीक है, जब वह 10% SI पर लगा दे रहा है, हम 121 का 20% निकाल लेंगे। जो 1 साल की 10% है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 20%। तो 121 का हम 20% निकालेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट नहीं, जो हमारे पास लाभ आ जाएगा वह आ जाएगा 24.2। अब हमें करना क्या है, हमें तो निकालना है डिफरेंस। जो हमें डिफरेंस है, पहली वाली अमाउंट, जो पहला अमाउंट था उसके ऊपर ब्याज हमें 21 रुपये मिला। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें ब्याज ये मिला, दोनों ब्याजों का अंतर कितना हुआ, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट 2 से इंटरेस्ट 1 घटा देना है, तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वह 3.2 बचेगा। यानी कि जो 3.2 है ये 960 की वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू 960 है हमारे पास, 3.2 तो रेशियो वैल्यू है, तो ये 3.2 के बराबर हो गई। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे सॉल्व कीजिए तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वह 30,000 आ जाएगा। है ना सिंपल क्वेश्चन। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है, बाकी सिंपल क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि an amount of rupees 6400 is invested for 2 years at compound interest rate 5% for the first year and 10% for the second year, then find the interest. Same, use ratio method.
वैसे यहाँ पे रेट अलग अलग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशियो मेथड में। 5% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/20 लिख सकते हैं। 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि पहले साल में जो अमाउंट है पर 20 से 21 हो जा रहा है और दूसरे साल में 10 से 11 हो जा रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 200 21 इंटू 11 231। हमें CI दिया गया है, हमें CI निकालना है यानी कि हमें इसका अंतर निकालना है। इसका अंतर है 31। अमाउंट हमें दिया गया है 6400 यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। तो ये 6400 की वैल्यू हो जाएगी 200। हमें 31 निकालना है। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 992। A Seth deposits a total of ₹34522 in the name of his two sons at the rate of 5% CI in such a way that on attaining the age of 18 he receives the same amount from the bank. If the elder son is 14-year-old and the younger son is 11-year-old, find the amount deposited in the name of eldest son. सेठ है उसने अपने दो बेटों के नाम पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है जो अमाउंट है 34,522 और दोनों को ही 5% CI पर इन्वेस्ट किया है। उसका जो बड़ा बेटा है वह 14 ईयर का है, छोटा बेटा 11 साल का है। 18 साल पर उन्हें सेम अमाउंट मिलेगा, जो रुपए मिलेगा वो सेम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान देनी है कि मिल क्या रहा है, क्या उसको इंटरेस्ट मिल रहा है या अमाउंट मिल रहा है। तो साफ साफ कहा गया है कि अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चूक नहीं करेंगे कि आप उसको प्रॉफिट यानी कि जो पैसा इंटरेस्ट का वो मिल रहा है कि अमाउंट मिल रहा है। तो उसे अमाउंट मिल रहा है तो बस आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखिए अब जो बड़ा बेटा है वह 14 साल का है यानी कि उसको जो रुपए मिल जाएगा वह 4 साल बाद मिल जाएगा क्योंकि 14 4 18 हो जाता है। वहीं पे जो छोटा बेटा है वह 11 साल का है यानी कि उसको 7 साल बाद रुपए मिलेंगे। और जो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है दोनों से वो सेम है। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा P1 का 105% कितने साल के लिए 4 साल के लिए। और जो P2 यानी कि छोटा बेटा है उसको भी इतने पे ही मिलेगा क्योंकि उसे भी क्या मिल रहा है 5% ब्याज मिल रहा है यानी कि 100। लेकिन उसे कितने साल के लिए मिलेगा 7 साल के लिए मिलेगा। अब ये 4 से इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स 105 अपॉन 100 की पावर 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 और ये हो जाएगा 20। 21 की पावर 3 का मतलब होता है 9261। 20 की पावर 3 का मतलब होता है 8000। अब जो हमें निकालना क्या है, हमें P1 निकालना है। P1 जो टोटल अमाउंट है हमारे पास 34522 दिया गया है, जो कि वैल्यू हो जाएगी टोटल 9261 में 8000 जोड़ेंगे तो 17261। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है 9261 की निकालनी है
यानी कि P1 की वैल्यू निकालनी है 9261। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 17261 से 34522 2 टाइम्स चला जाएगा। अब 9261 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 18,522 रुपीज़ आ जाएंगे। यानी कि जो सेठ है उसने अपने बड़े बेटे के नाम 18,522 रुपये जमा किए थे। If sum of money doubles in 3 years at a certain rate of CI, how many times will that sum be in 9 years? एक सम है वो 3 साल में डबल हो जा रहा है, तो कितने साल में वह दोबारा इसको देखते हैं कि एक सम है वह 3 साल में डबल हो जा रहा है, तो 9 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 10 हो जाएगा। देखिए जो सीआई होता है इसमें धन जो होता है वो पावर्स में बढ़ता है और जो समय होता है वो मल्टीप्लाई में बढ़ता है। यानी कि हम देखें, पहले हमसे कहा है कि जो समय है, मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपये था, वह 2 रुपये हो जा रहा है कितने समय में, 3 समय में। 3 समय में यानी 3 वर्ष में जो धन है वह दुगना हो जा रहा है। अब अगले साल 4 गुना हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा, फिर से 3 साल लगेगा। फिर आगे 3 साल में वह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में वह 3 साल में दुगना हुआ, फिर उससे अगले 3 साल में वह 4 गुना हो जाएगा और उससे अगले साल में वह 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो समय हमारे पास 3 साल 3 साल 3 साल यानी कि 9 साल हो गया। यानी कि 9 साल में वह 8 गुना हो जा रहा है। समझ में आया। जब हम लोगों ने एसआई में किया था तो एसआई में इस तरीके से नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्याज होता है वह हर साल बराबर होता है, इसलिए अमाउंट इस तरीके से नहीं बढ़ रहा था। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो सीआई में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा पावर में बढ़ता है। ये 2 का पावर 4 की पावर 3 8। ओके, अब अगले साल में अगर हम देखते हैं तो 16 हो जाता है, या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, इस तरीके से बढ़ता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम लोग जो बेसिक्स हैं उनको जान लेते हैं। डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई पर जब हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया हो तब ध्यान रखिएगा कि आपको 2 ईयर के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वह यूज़ करना है PR/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब एसआई और सीआई का 2 साल का डिफरेंस दिया गया हो तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वहीं पर जो डिफरेंस 3 साल का दिया गया हो तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये 2 फार्मूले होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आप 2 ईयर के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि CI/SI इक्वल्स 200 प्लस R/200।
तो ये 3 फार्मूले हो गए। ये 2 साल के लिए डिफरेंस है, ये 3 साल के लिए डिफरेंस है, और जो तीसरा फार्मूला है ये 2 साल के लिए लगेगा जब हमें CI और SI दोनों दिए गए हों और उनका हमें रेशियो निकालना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 4,000 रुपये है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4300 रुपये है। ऑन द सेम मनी एट द सेम रेट देन फाइंड द रेट। 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह 4,000 रुपये है। उसी धन पर समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से जो धन प्राप्त हो रहा है वह 4300 रुपये है। तो हमें क्या करना है, रेट फाइंड करना है। तो अच्छा, अब हमें ये बताइए कि SI में जो इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है ना, यानी कि अगर 2 साल में 4,000 रुपये मिल रहा है, यानी कि सीधी सी बात है उसे पहले साल भी 2,000 रुपये मिले होंगे और दूसरे साल भी 2,000 रुपये ही मिले होंगे, क्योंकि SI में जो ब्याज होता है वो हर साल सेम रहता है। अब बात आती है CI की, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला रखिए। चलिए अभी हम आपको फार्मूले से भी बताएंगे, ठीक है, लेकिन पहले जो हम समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। अब CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल तो बराबर रहते हैं, यानी कि पहले साल इसका 2,000 ही रहेगा। अब दूसरे साल 2,000 तो हो जाएगा, लेकिन इस 2,000 का ब्याज भी लगेगा। अब ब्याज कितना लगेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें अमाउंट पता है कि जो अमाउंट है वह कितना मिल रहा है, हमें 4300 रुपये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें हमें 4,000 ही हुए हैं, यानी कि 300 रुपये दूसरे साल और लग रहा है। यानी कि जो दर हो जाएगी, यानी कि रेट हो जाएगी वह 300 रुपये किसके ऊपर लग रहे हैं, 2,000 के ऊपर, इंटू 100, यानी कि 15% हो गया। तो ये 300 रुपये मिले हैं किसके ऊपर मिले हैं, ये 2,000 रुपये के ऊपर मिले हैं ना। तो 300 रुपये जब 2,000 रुपये के ऊपर मिले हैं तो परसेंटेज फाइंड करना बहुत आसान है, 15% आंसर आ गया। या तो आप इस तरीके से रेट निकाल लीजिए, नहीं आप कह रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप फार्मूले से जाइए। फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ाया है कि जो CI अपॉन SI होता है वह 200 प्लस R बटे 200 होता है। CI हमारे पास 4300 है, SI हमारे पास 4,000 है, बराबर 200 प्लस R बटे 200, 200 एकन 200, 200 दूना 4,000। अब 2 से 4300 काट लिए तो ये 215 हो जाएगा। अब 200 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो R बराबर 15% आ गया। अब आप दोनों देख लीजिए कि आपको किससे सही लग रहा है, उससे कर लीजिए। ठीक है, हमने आपको दोनों मेथड बता दिए, फार्मूले से भी और बिना फार्मूले के भी। The simple interest on sum of money for the third year is 400 and the compound interest for the second year is 416. Find the rate and the principal. तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है थर्ड ईयर, ना कि 3 ईयर कह रहा है। क्या कह रहा है, थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल। 3 साल नहीं कह रहा है, 3 साल और तीसरे साल में अंतर होता है। यहाँ पे सेकंड ईयर कह रहा है, 2 साल नहीं कह रहा है, यानी दूसरा साल कह रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। SI CI, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। जो तीसरे साल प्राप्त हो रहा है वह 400 रुपये प्राप्त हो रहा है, और आपको पता है कि SI में हर साल जो ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर रहता है, यानी कि इनमें भी 400 रुपये ही प्राप्त हुआ होगा। अब बात आती है CI की। CI का जो दूसरे साल हमें प्राप्त हो रहा है 416 रुपये प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसे 400 रुपये प्राप्त हुए होंगे
और 16 रुपये, क्योंकि रेट सेम है तो 400 रुपये तो इसे प्राप्त हुए ही होंगे, यानी कि जो पहला साल था उसके ऊपर 16 रुपये प्राप्त हुए। क्योंकि आपको पता है कि CI में और SI में पहले साल का ब्याज समान रहता है, दूसरे साल बदलता है। तो 16 रुपये जो मिले हैं वह 400 रुपये के ऊपर मिले हैं। अगर आप ध्यान कीजिए, स्लैब मेथड जो हमने पढ़ाया था उसमें इसी तरीके से पढ़ा रहे थे ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो स्लैब मेथड की तरह ही इसको यूज़ कर लीजिए। ये 16 रुपये 400 रुपये के ऊपर ब्याज लगा इंटू 100, यानी कि 4%। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करना चाहते हैं इसी बेसिस पे, डिफरेंस वाले बेसिस पे। चलिए करिए, चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि P बराबर 5500, R बराबर 8%, T बराबर 2 वर्ष। हमें डिफरेंस फाइंड करना है SI एंड CI का। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रेट है इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। फ्रैक्शन में रेट चेंज हो गया 8/25। 2 साल का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो डिफरेंस इक्वल्स होता है PR/100 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में रखिए D बराबर P हमारे पास 5500 इंटू R हमारे पास 8 है, यानी कि 8/25 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 64/100 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो D इक्वल्स 35.2 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे सेकंड मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तब हमने जो रेट था, इसमें जो रेट हमने लिया था वह 8/25 था। ठीक है, जो 8% था, सॉरी 2/25, क्योंकि 8% का मतलब होता है 2/25। अब 2/25 हो गया। अब हमें यहाँ पर प्रिंसिपल लेट करना होता है, और प्रिंसिपल कितना लेट करेंगे वही ध्यान देने वाली बात है। तो आपको जो रेशियो में, जो रेट में, जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जो नीचे हो उसका स्क्वायर ले लीजिए। अगर समय 2 साल है तो स्क्वायर ले लीजिए, अगर समय हमारे पास 3 साल है तो क्यूब ले लीजिए। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 25 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 625 लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 साल था। तो 625 को 2 भागों में बांट दीजिए। इसका 2/25 निकालिए और इसका भी 2/25 निकालिए, क्योंकि 2 साल था तो 2 भागों में से डिवाइड कर दिया। तो पहला क्या निकलेगा, SI निकलेगा। SI अगर हम 625 का 2/25 निकालें तो 50 होता है, यानी कि पहले साल भी 50 और दूसरे साल भी 50। CI की बात करें तो पहले साल तो 50 रहेगा, लेकिन दूसरे साल 50 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर भी 2/25 लगेगा। अब इसका अगर हम 2/25 निकालें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि CI हमारे पास 50, 50, 100 और 104 हो गया, और SI हमारे पास 100 है। तो CI और SI का डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। तो यही 4 हमारा 4% आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, डिफरेंस एक्चुअल में निकालना है। तो एक्चुअल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि जो 5500 है ये किसकी वैल्यू है, 625 की वैल्यू है। जो 5500 रुपये था हमारा क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट था ना, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना माना है, 625 माना है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 की निकालनी है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारे पास 35.2 आ जाएगा। अब आपको जो अच्छा लगे मेथड, वो मेथड यूज कर सकते हैं।
दोनों ही मेथड हमने बता दिए, ठीक है। अगर यहीं पे 3 साल के लिए होता तो सेम मेथड 1, 2, 3 में डिवाइड कर देते इसको, और यहाँ पर 3 इस तरीके से आ जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर 3 साल है तो 25 स्क्वायर नहीं लेते, बल्कि हम 25 का क्यूब लेते हैं। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कहा गया है कि वाइल बाइंग अ साइकिल द कस्टमर गेव ₹2200 इन कैश एंड प्रॉमिस टू पे ₹1320 and ₹4840 respectively for the next 2 years. If the CI rate was 10%, what would be the cost of the cycle? एक कस्टमर है, उसने 2200 कैश में दिए, बाकी उसने कहा कि हम किस्त में दे देंगे, और उसने जो पहली किस्त दी 1320 रुपये की दी, और दूसरी किस्त उसने 4840 रुपये की दी अगले 2 सालों में। CI रेट 10% था, तो फाइंड कीजिए कि जो कॉस्ट थी साइकिल की वो कितनी थी, ठीक है। तो जो रेट है हमारे पास कितना है, 10% है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/10 लिखेंगे, ठीक है। इसे पे कितने इंस्टॉलमेंट में करेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो उसने जो डाउन पेमेंट किया है, यानी कि जब उसने साइकिल ली तुरंत उसने पेमेंट किया, उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट उसने 2200 रुपये की है। उसने पहली इंस्टॉलमेंट पहले साल पे की होगी, और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट कर रहा है वह दूसरे साल पे कर रहा है। पहले साल उसने 1320 रुपये पे किए, और दूसरे साल उसने 8400 पे किए। जब पहले साल उसने अमाउंट पे किया, यानी कि 10 रुपये से उसने 11 रुपये पे किया, क्योंकि उसे 10 रुपये देने थे, लेकिन उसके ऊपर 1 रुपये ब्याज लगा तो उसने 11 पे किए। यानी कि जो हमारे पास 11 है, 11 की वैल्यू 1320 है, तो हमें 10 की वैल्यू बतानी है। जब 11 जो 1320 है, 11 रेशियो की वैल्यू है, तो 10 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 12,000 रुपये। क्योंकि 1 3 2 0 20, जब 11 से 1320 काटेंगे तो 20 आएगा हमारे पास, और 20 दिशा में इसको इधर कर लीजिए, 1320/11 इंटू 10, तो ये 1200 आ गया। अब हमें क्या करना है, 48400, ये 2 साल के लिए है। जब हमारे पास ये 2 साल के लिए है, यानी कि पहले साल उसने 10 से 11 पे किया, और दूसरे साल भी 10 से 11 पे किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वह 100 रुपये था। उसने पे किया है 121 रुपये पे उससे, यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट था वह 100 रुपये था, लेकिन ब्याज के कारण उसे जो पे करना पड़ रहा था 121 रुपये पे करना पड़ रहा है। 121 48400 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 40 हो जाएगी, और 100 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 4000 हो जाएगी, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। तो ओरिजिनल जो पेमेंट था, यानी कि साइकिल की कॉस्ट थी, वह 4000, 1200 प्लस 2200, यानी कि उसकी जो साइकिल की कॉस्ट थी वह 7400 रुपये थी। A man borrows some money. If the rate of CI is 5% and the 3 installments respectively are rupees 25,200, 2520, 2646, 18522, then find the loan. तो रेट कितनी है, 5% है। 5% का मतलब होता है 1/20।
फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वह 2520 की पे कर रहा है। सेकेंड ईयर में जो पे कर रहा है वह 2646 पे कर रहा है। और थर्ड ईयर में जो पे कर रहा है वह 18522 पे कर रहा है। यानी कि पहले साल पे करेगा तो 20 के ऊपर 21 रुपये पे करेगा, दूसरे साल 20 पे 21, 20 पे 21, क्योंकि 2 साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बार गुणा करते थे। रेशियो मेथड में यही तो करते हैं, जितना टाइम उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कीजिए। थर्ड ईयर में यानी 3 साल 20 से 21, 20 से 21 और 20 से 21। यहाँ पर जो 2520 है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तब आप इंस्टॉलमेंट होती है उसमें आपका एक तो ओरिजिनल अमाउंट जुड़ा हुआ होता है, प्लस उसके ऊपर जो ब्याज होता है वो भी तो जुड़ा हुआ होता है ना। यानी कि आप कह सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी अमाउंट होगी, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है, जिस पर ब्याज ना लगा हो, और जो अमाउंट है उस पर ब्याज लगा होता है। यानी कि 2520 है वो हमारा ब्याज सहित रुपये है, यानी कि वह 21 की वैल्यू है। 21 अगर 2520 के बराबर है तो इससे एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 120 आ जाएगी। अब 120 की गुणा जब हम 20 से करेंगे तो हमारे पास 2400 रुपये आ गया। इसी प्रकार 21 21 441 होता है और 20 × 20 400 होता है। 441 2 6 4 6 6 के बराबर हो जाएगा। इससे हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि जब हम इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2400 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखें तो ये 8000 होता जाके है और ये 9261 होता जाके 9261 18522 की वैल्यू है। आपको पता है कि 9261 की वैल्यू अगर 18522 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब एक रेशियो की वैल्यू 2 है तो 8000 रेशियो की वैल्यू 8 दूनी 16000 रुपये हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या गया था, लोन पूछा गया था। लोन पे क्या बताइए, जब शुरुआत में जब लोन लेते हैं क्या उसके ऊपर ब्याज होता है? बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या क्या आ गया, 2400 एंड 16000। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 20800 हो जाएगा, यानी कि 20,800 रुपये हमारा जो लोन अमाउंट था वो था। ओके, चलिए एक बंदा है, वह 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है 3645 रुपए की एट द रेट ऑफ 12.5% HCI। तो उसकी टोटल इनकम निकालनी है। तो एक बात बताइए, अच्छा अगर हम 12.5 को फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। यानी कि जो पहला साल है उसके लिए वह 8 रुपये के ऊपर 9 रुपये पे कर रहा है। ठीक है, 8 रुपये थे लेकिन इसके ऊपर 1 रुपये ब्याज है तो 9 रुपये पे कर रहा है। दूसरे साल जो पे करेगा वह 8 × 8 एंड 9 × 9 करेगा, क्योंकि 2 साल के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। और 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर हम देखें तो उसने जो टोटल इंस्टॉलमेंट पे की है 3 सालों के लिए, ठीक है। तो वह जो पे कर रहा है वह 3645 1 साल के लिए है। 3 साल के लिए उसने पे किया 8680, यानी कि जो 8680 है वह 3645 की वैल्यू है। हमें 1736 की वैल्यू निकालनी है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। इसे सॉल्व कीजिए तो 8680 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू थी ये हो जाएगी, अमाउंट वैल्यू ये हो जाएगी। ये जो वैल्यू है ये बिना ब्याज की होती है और ये वैल्यू इसके ऊपर ब्याज लगा हुआ होता है। तो मुझे आशा है कि आपको जितने भी हमने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बस आपको करना क्या है, किसी भी बढ़िया बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई बढ़िया बुक से नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरीके से आगे कॉन्सेप्ट पाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।